जो कल आपको सेंटेंसेस दिए थे, आज आप उनका सॉल्यूशन देख लें। कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, बोला कि सर आप जो हमारा होमवर्क का सॉल्यूशन देते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ ही नेक्स्ट डे का वर्क भी दे दिया करें। तो आज इस प्रैक्टिकल को करके भी देख लेते हैं भाई। आज कल वाली वीडियो का, कल वाले सेंटेंसेस का सॉल्यूशन और उसके बाद कल के लिए होमवर्क। देखिए पहला सेंटेंस है, द इंश्योरेंस कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड द एडवाइसेस सेंट बाय द होंडा ऑटोमोबाइल्स। देखिए भाई, एडवाइस का जहाँ मतलब होता है सलाह, वहाँ ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ एडवाइसेस का मतलब सलाह नहीं, भुगतान के बिल है। तो इसलिए ये एडवाइसेस यहाँ पर सही है। एडवाइसेस क्या हुआ यहाँ पर? सही हुआ। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टर्न्ड डेफ ईयर। देखिए, आपको मैंने कल भी बताया था कि एक वाक्य में एक से अधिक भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो टर्न्ड आ डेफ ईयर टू दी एडवाइसेस, यहाँ सलाह की बात है, तो यहाँ ये एस नहीं आएगा, केवल क्या होगा ADVICE ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस। ब्रेव्स डाई बट वंस। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए उसमें एस नहीं जोड़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए उससे पहले दा लगाते हैं। द ब्रेव डाई बट वंस, वीर मरते हैं लेकिन एक बार। इसी से संबंधित अगला सेंटेंस मैंने दे दिया, कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स। देखिए आपको बताएं, कोवार्ड्स नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, कॉवार्डली होता है। तो इसलिए ये वाक्य सही है। ये आपने देखा हो, तुरंत माइंड में चला गया हो, ब्रेव्स और कॉवार्ड्स दोनों एक दूसरे से रिलेट कर लिया हो आपने, नहीं ऐसा नहीं है। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इस प्रकार से ये वाक्य सही हुआ। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट्स नहीं मित्रों, यहाँ क्या होगा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका मतलब यहाँ मिठाई नहीं, इसका मतलब क्या है, मधुर। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। विपन्नता यानी कि समस्याओं के परिणाम बड़े मधुर होते हैं, यानी कि कष्ट झेल करके जो आपको कुछ मिलता है ना, वो बहुत ही मधुर होता है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इट इज द कोटेशन गिवन बाय विलियम शेक्सपियर। ओल्ड मदर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। यहाँ स्वीट्स ही होगा, इसका मतलब है मिठाइयाँ। एमंगस्ट अस। He has 500 रुपी नोट। देखिए यहाँ इस वाक्य को का एक मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, जहाँ कंपाउंड नाउन किस रूप में हो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, ऐसी स्थिति में ये टोटल कहाँ तक, यहाँ तक इस नाउन का एडजेक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति में इस नाउन को सिंगुलर में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सिंगुलर में लिखा जाता है। अब देखिए, ही हैज 500 रुपी, देखिए नोट, उसके पास 500 रुपए के नोट हैं। दो तरीके हैं इसके,
एक तो तरीका क्या है, उसके पास एक 500 रुपए का नोट है, ही हैज ए 500 रुपी नोट। अब यदि आप एक नहीं, आप कहते हैं कि उसके पास 500 रुपए के नोट हैं, तो दूसरा तरीका है ही हैज 500 रुपी, फिर कर सकते हैं नोट्स। अब जिस तरह से आप इसको सॉल्व करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ही हैज ए 500 रुपी नोट या ही हैज 500 रुपी नोट्स, डिपेंड आप पर करता है। ए स्पेनिश विजिटेड माई ऑफिस यस्टरडे, ध्यान रखिए, यदि किसी देश की राष्ट्रीयता उस देश की भाषा से जानी जाती है, जैसे इंडिया की राष्ट्रीयता हिंदी से नहीं जानी जाती, लेकिन इंग्लैंड की नेशनलिटी इंग्लिश वर्ड से जानी जाती है, तो ये इंग्लिश वर्ड अगर आपको प्लूरल नेशनलिटी दर्शानी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। और सिंगुलर नेशनलिटी दर्शानी है तो उसके बाद मैन या वुमेन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, यहां भी दो बातें और लागू होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? कुछ एडजेक्टिव यानी कि भाषा, वो भाषाएं जो कि राष्ट्रीयता दर्शाती हैं, उनका लास्ट लेटर SH या CH हो, SH या CH हो, तो समझिए SH या CH की राष्ट्रीयता दर्शाने वाले वर्ड में S या ES नहीं जोड़ा जाता यदि आप प्लूरल नेशनलिटी दर्शा रहे हैं। प्लूरल नेशनलिटी दर्शाने के लिए उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको करना है प्लूरल नेशनलिटी तो द स्पेनिश विजिटेड माई, तो यहाँ बहुत सारे स्पेन के निवासी थे। और सिंगुलर नेशनलिटी है तो इसके साथ कोई नाउन जोड़ना पड़ेगा। क्या? ए स्पेनिश मैन, ए स्पेनिश वुमेन, ए स्पेनिश प्लेयर, ए स्पेनिश डॉक्टर, ए स्पेनिश टीचर। विजिटेड माई ऑफिस यस्टरडे, एन इंग्लिश मैन visited my office yesterday. The English are very intelligent. The French are very hardworking. A French is very hardworking. A Frenchman is very hardworking. A Frenchman came to me yesterday. A French is walking in the park, नहीं, A Frenchman is walking in the park होगा। तो ये मैंने आपको बताया वो राष्ट्रीयता दर्शाने वाले वर्ड जिनका लास्ट लेटर SH या CH होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट होम टू बी बाय माई सेल्फ। देखिए, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ओनली के लिए होता है, अकेलेपन के लिए, लोनली के लिए। तो ये वाक्य सही, आई वेंट होम टू बी बाय माई सेल्फ, मैं अकेला रहने के लिए घर गया। तो ये वाक्य सही है। ही ऑलवेज शेव्स हिमसेल्फ। देखिए, जो कार्य व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि वो स्वयं ही करेगा, अपने लिए करेगा, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया ही जाएगा, इसलिए वाक्य सही है। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट होता, ही शेव्स, यहाँ क्या कौन होता है, यहाँ बार्बर होता, तो यहाँ कोई इसका ऑब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि शेव करेगा तो या तो किसी और को करेगा, अन्यथा स्वयं को करेगा। और बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले वह हमेशा शेव करता है, इट मीन्स हिमसेल्फ यहाँ सही है। आई प्रिपेयर्ड द होल मील बाय माई सेल्फ। देखिए, मैंने बताया बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको दर्शाता है? अकेले ने। मैंने संपूर्ण भोजन अकेले ने बनाया, अकेले ने तैयार किया। बाय माई सेल्फ का मतलब अकेला, तो ये वाक्य भी सही हुआ। शी प्रिपेयर्ड द होल मील बाय हर सेल्फ, उसे सारा भोजन अकेले ने बनाया। शी अप्लाई
भी उन वर्ब्स में से एक वर्ब है जिन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उस वर्ब का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर चला जाता है। तो यहां क्या आएगा, हरसेल्फ आएगा। आई हैड टू कंटेंट क्या, विद अ फ्यू रुपीज। आई हैड टू कंटेंट माई सेल्फ। यहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। द बेबी इज स्माइलिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। आपको पता होना चाहिए, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ बेबी है, बेबी का पता नहीं जेंडर क्या है, तो जब जेंडर का पता नहीं क्या है तो क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा। शी अप्लाइड प्रेशर टू द वाउंड। अप्लाई के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, हर सेल्फ किया, लेकिन अप्लाई के बाद यहाँ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। देयरफॉर सेंटेंस इज करेक्ट। देखिए, जैसे वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि कल का होमवर्क भी हम आपको आज ही देंगे। तो चलते हैं आपके होमवर्क की तरफ। सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, हाउ आर यू बिकमिंग फैट एंड फैटर। हाउ आर यू बिकमिंग फैट एंड फैटर। दूसरा वाक्य, दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट देन दैट। दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट देन दैट। हु इज सिटिंग नियरेस्ट टू यू। हु इज सिटिंग नियरेस्ट टू यू। ही लुक्स स्मार्टली when he goes to school. He looks smartly when he goes to school. Fifth sentence, his command over maths is most excellent. His command over maths is most excellent. Sixth sentence, you must go more straight this time. You must go more straight this time. Your example is the most perfect than mine. Your example is the most perfect than mine. Eighth sentence, the wind is comparatively colder today. The wind is comparatively colder today. Ninth sentence, the weather is relatively hotter these days. The weather is relatively hotter these days. Tenth sentence, the most interior decoration of the principal's office is excellent. The most interior decoration of the principal's office is excellent. 11th sentence, Ram is the most handsome and smartest boy of his class. Ram is the most handsome and smartest boy of his class. 12th sentence, Ram is the tallest and better boy of his class. Ram is the tallest and better boy of his class. You are elder than Mohan. You are elder than Mohan. 14th sentence, he gave me brotherhood treatment. He gave me brotherhood treatment. 15th sentence, he is enough wise to learn this language. He is enough wise to learn this language. तो डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो का आपको सॉल्यूशन मिल गया और आज के लिए होमवर्क मिल गया। करिए, देखते हैं यदि इस प्रैक्टिकल का आपको यूज मिलता है तो इसी प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन डियर, थोड़ा इस वीडियो को शेयर करते रहें, आप हमारा साथ देते रहें और हम आपका साथ देते रहेंगे। थैंक यू।